तो दोस्तों द टर्मिनलिस्ट डार्क वुल्फ करके ये जो सीरीज है इसका सेक्शन 1 हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्राइम वीडियो की तरफ से ये सीरीज हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज की पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को आप लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जो जैक कार के 2018 के उपन्यास द टर्मिनल लिस्ट के पात्रों पर आधारित है। कार और डेविड डिगिलियो द्वारा निर्मित, यह सीरीज द टर्मिनल लिस्ट का प्रीक्वल है, जिसमें कहानी बेन एडवर्ड्स के नेवी सील से लेकर CIA तक के सफर की है, जो युद्ध के अंधेरे पक्ष और उसकी मानवीय कीमत को उजागर करता है। टेलर किट्सच ने द टर्मिनल लिस्ट में एडवर्ड्स की भूमिका दोहराई है और क्रिस प्रैट, जेम्स रीस और टॉम हॉपर की भूमिका दोहराते हुए के साथ अभिनय किया है। टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ का प्रीमियर 27 अगस्त 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। कलाकार और पात्र। मुख्य टेलर किट्सच, मुख्य विशेष युद्ध संचालक बेन एडवर्ड्स, एक अमेरिकी नौसेना सील जो CIA ग्राउंड ब्रांच का संचालक है, जो जेम्स रीस का पूर्व साथी और BUD एस का सहपाठी है। क्रिस प्रैट, लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स रीस, 8 लड़ाकू तैनाती वाले एक अमेरिकी नौसेना सील और अल्फा प्लाटून, सील टीम 7 और टास्क फोर्स ओडिन की तलवार के ट्रूप कमांडर। टॉम हॉपर, लेफ्टिनेंट राइफ हेस्टिग्स, एक अमेरिकी नौसेना सील जिसका सेल स्काउट से पारिवारिक संबंध है, जो रोडेशिया से आया है। पुनरावर्ती जेरेड शॉ अर्नेस्ट बूजर विकर्स के रूप में अल्फा प्लाटून का एक सदस्य। ल्यूक हेम्सवर्थ, जूल्स लैंड्री, एक CIA ठेकेदार। दार सलीम, मोहम्मद फारूक, एक इराकी विशेष अभियान बल ISOF अधिकारी। रॉबर्ट विजडम, जेड हेवरफोर्ड, एक CIA जासूस प्रमुख। रोनाली शिमोन एलिजा पेराश के रूप में एक मोसाद अनुभवी जो एडवर्ड्स के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई है। मोसाद संचालक ताल वरोन के रूप में शिराज तजारफती। उत्पादन, विकास। फरवरी 2023 की शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि बेन एडवर्ड्स पर केंद्रित एक प्रीक्वल श्रृंखला अमेजन प्राइम वीडियो पर विकास में थी, जिसमें किट्सच ने एडवर्ड्स के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने की पुष्टि की थी। 3 जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि इस श्रृंखला का आधिकारिक शीर्षक द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ होगा। जैक कार और डेविड डिगिलियो दोनों ने इस श्रृंखला का सहनिर्माण और कार्यकारी निर्माण किया, जिसमें डिगिलियो शोरनर के रूप में कार्यरत थे। इस श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता किट्सच, क्रिस प्रैट, एंटोनी फूक्वा, कैट सैमिक, मैक्स एडम्स, जेरेड शॉ और फ्रेडरिक ईओ टॉय भी है। 4-5 ढलाई फरवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि प्रैट और शॉ दोनों क्रमशः जेम्स रीस और अर्नेस्ट बूजर विकर्स के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। 6 जनवरी 2024 में टॉम हॉपर को श्रृंखला के लिए नियमित रूप से चुना गया। 7 फरवरी 2024 में ल्यूक हेम्सवर्थ एक आवर्ती भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए थे। 8 मार्च 2024 में डार सलीम, 9 रॉबर्ट विजडम, शिराज तजारफती और रोनाली शिमोन को आवर्ती भूमिकाओं में लिया गया। 10 फिल्माने द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ की मुख्य फोटोग्राफी 13 मार्च 2024 को शुरू हुई। 11 मुक्त करना इस सीरीज का प्रीमियर 27 अगस्त 2025 को होना है और इसमें 7 एपिसोड होंगे। पहले 3 एपिसोड उसी दिन प्रीमियर होंगे, जबकि बाकी एपिसोड 24 सितंबर 2025 तक साप्ताहिक रूप से रिलीज किए जाएंगे। शैली, कार्रवाई, षड्यंत्र थ्रिलर, नाटक, जासूसी थ्रिलर के द्वारा बनाई गई। जैक केर, डेविड डिगिलियो पर आधारित। जैक केर द्वारा द टर्मिनल लिस्ट। शोरनर डेविड डिगिलियो। अभिनीत टेलर किट्सच, क्रिस प्रैट, टॉम हॉपर। संगीतकार रूथ पेरेट।
उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल भाषा अंग्रेजी। उत्पादन कार्यकारी निर्माता टेलर किट्सच, क्रिस प्रैट, डेविड डिगिलियो, जैक केर, एंटोनी फुक्वा, कैट सेमिक, मैक्स एडम्स, जेरेड शॉ, फ्रेडरिक इयोटॉय। प्रोड्यूसर्स केनी शीर्ड, एरिका मिलुटिन, गेर्गो बालिका। छायांकन डेविड स्टॉकटन, मैट विंडन। उत्पादन कंपनियां इंडिविजिबल प्रोडक्शंस, डिगिलियो फिल्म्स, फुक्वा फिल्म्स, हिल डिस्ट्रिक्ट मीडिया, सिविक सेंटर मीडिया, अमेजन एमजीएम स्टूडियो, एमआरसी टेलीविजन। मूल रिलीज नेटवर्क अमेजन प्राइम वीडियो। जैक कार एक अमेरिकी लेखक और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स के पूर्व सदस्य है। उन्हें उनके थ्रिलर उपन्यास द टर्मिनल लिस्ट के लिए जाना जाता है, जिस पर अमेजन प्राइम वीडियो पर एक टेलीविजन सीरीज बनाई गई थी। 3, 4, 5, 6 जीवनी प्रारंभिक जीवन और व्यक्तिगत जानकारी। जैक कार का जन्म एक सैन्य परिवार में हुआ था और उनकी मां एक लाइब्रेरियन थीं, जिससे उन्हें कई किताबें पढ़ने का मौका मिला। उन्हें टॉम क्लैंसी, नेल्सन डेमिल और लुई लामोर जैसे लेखकों में रुचि हो गई। जब कार को 7 साल की उम्र में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स के बारे में पता चला, तो उन्होंने तय कर लिया कि यही उनका करियर होगा। 7 कैर 1996 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुए। उन्होंने नौसेना विशेष युद्ध कमान में 20 से अधिक वर्ष बिताए। 8, 9 कैर वर्तमान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पार्क सिटी, यूटा में रहते हैं। 10 वह डेंजर क्लोज नामक एक पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं। 11 लिखना कैर का पहला उपन्यास द टर्मिनल लिस्ट 2018 में प्रकाशित हुआ था और क्रिस प्रैट अभिनीत एक टेलीविजन सीरीज में रूपांतरित किया गया था। यह सीरीज 1 जुलाई 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई और दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत की गई। 12, 13 दूसरा सीजन द टर्मिनल लिस्ट सीरीज के दूसरे उपन्यास ट्रू बिलीवर पर आधारित होगा। 14 टेलर किट्सच, जो द टर्मिनल लिस्ट में दिखाई दिए थे, द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ नामक प्रीक्वल सीरीज में अभिनय और कार्यकारी निर्माता भी बनने वाले हैं। 15 कैर ने अपनी पहली गैर-काल्पनिक पुस्तक टारगेटेड प्रकाशित की, जो 1983 के बेरूत बैरक बम विस्फोटों पर आधारित है। इस पुस्तक में रोनाल्ड रीगन प्रशासन के गोपनीय दस्तावेजों से स्रोत सामग्री का उपयोग किया गया है। यह पुस्तक 26 सितंबर 2024 को प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तकों की एक नई श्रृंखला की पहली पुस्तक होगी। टेलर किट्सच, जन्म 8 अप्रैल 1981, एक कनाडाई अभिनेता है। उन्हें एनबीसी टेलीविजन श्रृंखला फ्राइडे नाइट लाइट्स 2006 से 2011 में टिम रिगिन्स की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक्समेन ऑरिजिन्स, वुल्वरिन 2009, बैटलशिप 2012, जॉन कार्टर 2012, सैवेज 2012, लोन सर्वाइवर 2013, द ग्रैंड सेडक्शन 2014, अमेरिकन असैसिन 2017, ओनली द ब्रेव 2017 और 21 ब्रिजेस 2019 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। किट्सच ने एचबीओ सीरीज ट्रू डिटेक्टिव 2015 के दूसरे सीजन और टेलीविजन फिल्म द नॉर्मल हार्ट 2014 में अभिनय किया, साथ ही पैरामाउंट नेटवर्क मिनी सीरीज वाको 2018 में डेविड कोरेश और अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज द टर्मिनल लिस्ट 2022 में सीआईए ग्राउंड ब्रांच ऑपरेटिव की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन किच का जन्म ब्रिटिश कोलंबिया के केलोना में हुआ था। उनकी मां सुसान ग्रीन बीसी लिकर बोर्ड में काम करती थीं, जबकि उनके पिता ड्रू किच निर्माण कार्य में लगे थे। 2, 3 जब वह 1 साल के थे, तब उनके माता-पिता अलग हो गए और उन्हें और उनके 2 बड़े भाइयों, ब्रॉडी 4 और दमन को उनकी मां ने एक मोबाइल होम पार्क में पाला। 5, 6
उनकी 2 छोटी सौतेली बहनें भी है। किच पोर्ट मूडी और अनमोर में रहते थे। 7. उन्होंने कोक्विटलम में ग्लेनईगल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। 8. किच ने 3 साल की उम्र में आइस हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। 9. और ब्रिटिश कोलंबिया हॉकी लीग में लैंगली हॉर्नेट्स के लिए जूनियर आइस हॉकी खेली, इससे पहले कि 2002 में घुटने की चोट ने उनका करियर खत्म कर दिया। 10. आजीविका। आईएमजी के साथ मॉडलिंग करने का मौका मिलने के बाद कित्सच 2002 में न्यूयॉर्क शहर चले गए। उन्होंने अभिनय का अध्ययन किया। उन्होंने एक पोषण विशेषज्ञ और निजी प्रशिक्षक के रूप में अपना जीवनयापन किया। 11. न्यूयॉर्क में कुछ समय के लिए वे बेघर रहे और मेट्रो ट्रेनों में सोने लगे। 12. 2004 में वह लॉस एंजिल्स चले गए, जहां उन्होंने डीजल और एबरक्रॉम्बी एंड फिच के लिए मॉडलिंग की। 12. 13. वह सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जॉन रूसो की सीमित संस्करण वाली कॉफी टेबल बुक अबाउट फेस में दिखाई दिए। 14. 2006 में कित्सच को एनबीसी स्पोर्ट्स टीन ड्रामा टेलीविजन सीरीज फ्राइडे नाइट लाइट्स में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के लिए चुना गया, जो पीटरबर्ग की 2004 की इसी नाम की फिल्म पर आधारित थी और टेक्सास के काल्पनिक शहर डिलन में सेट की गई थी। 5 सीजन तक कित्सच ने टिम रिगिन्स की भूमिका निभाई, जो एक हाई स्कूल का छात्र है जो डिलन पैंथर्स का फुलबैक बटा रनिंग बैक है। 15. इस सीरीज का प्रीमियर अक्टूबर 2006 में हुआ था, जिसे आलोचकों और 7.7 मिलियन से ज्यादा दर्शकों की प्रशंसा मिली थी। 16. कित्सच ने टेलीविजन सीरीज के संभावित फिल्म सीक्वल में अपनी भूमिका को दोबारा करने से इनकार कर दिया है। 17. 2012 में कित्सच उन्होंने द कॉवेनेंट में पोग पेरी का किरदार निभाया, जिसमें स्टीवन स्ट्रेट, सेबस्टियन स्टेन, लॉरा रैमसे, टोबी हेमिंग्वे, जेसिका लुकास और चेस क्रॉफर्ड भी थे। फरवरी 2008 में उन्होंने मई 2009 में रिलीज हुई एक्समेन फ्रेंचाइजी की स्पिन-ऑफ एक्समेन ऑरिजिन्स वुल्वरिन में गैम्बिट का किरदार निभाने के लिए अनुबंध किया। प्रशंसकों के पसंदीदा किरदार गैम्बिट के बारे में कित्सच कहते हैं, मैं उसके बारे में जानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके प्रशंसक कितने हैं। मुझे यकीन है कि मैं अभी भी उससे रूबरू होने वाला हूं। मुझे वह किरदार पसंद है, मुझे उसकी शक्तियां पसंद है, और मुझे वह भी पसंद है जो उन्होंने उसके साथ किया। मैं इतना तो नहीं जानता था, लेकिन मेरे अनुभव में उसके बारे में अपनी राय बनाना मेरे लिए एक वरदान था। कम से कम इतना तो कहूँ ही, मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। 18. 2010 में कित्सच ने स्टीवन सिल्वर की द बैंग बैंग क्लब में अभिनय किया, जो दक्षिण अफ्रीका में सेट एक ऐतिहासिक नाटक है जो रंगभेद के अंतिम खूनी दिनों का दस्तावेजीकरण करता है। 19. उन्हें रयान फिलिप और मालिन अकरमैन के साथ फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की भूमिका निभाने के लिए 2 महीनों में 35 पाउंड वजन कम करना पड़ा। 20. नवंबर 2010 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने कित्सच को युवा पुरुष अभिनेताओं में से एक के रूप में नामित किया, जो हॉलीवुड को नए ए-लिस्ट के रूप में संभालने के लिए धक्का दे रहे हैं या उन्हें धक्का दिया जा रहा है। 21. 22. एडगर राइस बरोज के फंतासी उपन्यास ए प्रिंसेस ऑफ मार्स पर आधारित 2012 की डिज्नी फिल्म जॉन कार्टर हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, कित्सच ने कहा, मुझे जॉन कार्टर पर बहुत गर्व है। बॉक्स ऑफिस मुझे एक व्यक्ति या एक अभिनेता के रूप में मान्यता नहीं देता। 23. मई 2012 में कित्सच ने पीटरबर्ग की बैटलशिप में लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर की भूमिका निभाई, जो हैस्ब्रो के खिलौना खेल पर आधारित थी। 24. इस फिल्म ने बर्ग और पूर्व फ्राइडे नाइट लाइट्स के सहकलाकार जेसी प्लेमंस के साथ उनके पुनर्मिलन को चिह्नित किया। 25. जुलाई 2012 में उन्होंने ओलिवर स्टोन की फिल्म सैवेजेज में ब्लेक लाइवली, सल्मा हायेक और आरोन टेलर जॉनसन के साथ अभिनय किया। हिटफिक्स के फिल्म समीक्षक ड्रू मैकवेनी ने जॉनसन के साथ कित्सच के रिश्ते की सकारात्मक समीक्षा की, जिसे उन्होंने न केवल विश्वसनीय बल्कि पूरी फिल्म में जीवंत और प्रामाणिक बताया। मैकवेनी ने लिखा,
कि इस फिल्म में कित्सच का सही इस्तेमाल किया गया है और कलाकारों की एक ऐसी टोली है जिसने उन्हें कई दृश्यों में प्रेरित किया या चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने उन्हें उचित तीव्रता के साथ निभाया। 26 2013 में कित्सच ने द ग्रैंड सेडक्शन में अभिनय किया, जो जीन फ्रांसवा पुलियट की फ्रेंच कैनेडियन ला ग्रांडे सेडक्शन 2003 की रीमेक थी, जिसका निर्देशन डॉन मैककेलर ने किया था। 27 वह मार्कस लुट्रेल की इसी नाम की किताब पर आधारित पीटर बर्ग की एक और फिल्म लोन सर्वाइवर में भी थे। 28 वह रयान मर्फी की द नॉर्मल हार्ट में जिम पार्सन्स, जूलिया रॉबर्ट्स और मार्क रफालो के साथ अभिनय करते हैं, जो 25 मई 2014 को HBO पर प्रसारित हुआ था। 29 कित्सच द रेड के अमेरिकी रीमेक में मुख्य भूमिका के लिए बातचीत कर रहे थे। 30 रीमेक कभी हकीकत नहीं बन पाई। कित्सच ने ट्रू डिटेक्टिव के दूसरे सीजन में विंस वॉन, रेचल मैकएडम्स और कॉलिन फेरेल के साथ अभिनय किया। कित्सच को ड्रामा पीसेज लिखने, निर्देशन करने और उसमें अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था। 31 2017 में कित्सच ने अमेरिकन असैसिन और ओनली द ब्रेव में अभिनय किया। 2018 में उन्होंने पैरामाउंट चैनल की मिनी सीरीज वाको में पंथ नेता डेविड कोरेश की भूमिका निभाई। उसी वर्ष बाद में यह घोषणा की गई कि कित्सच की एक इन डेवलपमेंट सीरीज है जो HBO पर प्रदर्शित होगी। सन्स ऑफ एनार्की के लेखक जॉन बारचेस्की और निर्देशक मैट शाकमैन द्वारा निर्देशित इस सीरीज में कित्सच कलाकारों का नेतृत्व और निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। 2019 में कित्सच ने चैडविक बोसमैन और सियाना मिलर के साथ 21 ब्रिजेस में अभिनय किया। 2019 में ही यह घोषणा की गई कि कित्सच नील ब्लोमकैंप की इन्फर्नो में मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। 2020 में कित्सच ने जर्मन टीवी श्रृंखला द डिफीटेड में अभिनय किया, जिसमें माइकल सी हॉल, लोगन मार्शल ग्रीन, नीना हॉस और टुपेंस मिडल्टन भी थे। उन्हें कॉल्सन बेकर, जिन्हें मशीन गन केली के रूप में बेहतर जाना जाता है, को फिल्म सैवेज साल्वेशन में बदलने के लिए चुना गया था। जैक हस्टन ने ले ली। थॉमस एडवर्ड हॉपर, जन्म 28 जनवरी 1985, एक अंग्रेजी अभिनेता है जिन्हें मर्लिन 2010 से 12 में परसीवल, ब्लैक सेल्स 2014 से 17 में बिली बोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स 2017 में डिकॉन टार्ली और द अम्ब्रेला एकेडमी 2019 से 24 में लूथर हरग्रीव्स के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। थॉमस एडवर्ड हॉपर का जन्म 28 जनवरी 1985 को कोलविले, लीसेस्टरशायर में हुआ था। उन्होंने एशबी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें पहली बार अभिनय में रुचि पैदा हुई। उन्होंने एक नाटक कक्षा में दाखिला लिया और संगीत नाटक रिटर्न टू द फॉरबिडन प्लेनेट के एक निर्माण में अभिनय किया। 1-2 उन्होंने रोज ब्रूफोर्ड कॉलेज में अभिनय का अध्ययन किया। 3 आजीविका। हॉपर को वाटफोर्ड पैलेस थिएटर में एज यू लाइक इट 4-5 में कास्ट किया गया था और उन्होंने सैक्सन, कैजुअल्टी, किंगडम और डॉक्टर्स सहित कई टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों में काम किया है। हॉपर ने कॉमेडी हॉरर फिल्म टॉर्मेंटेड में मार्कस का किरदार निभाया था। यह फिल्म एक ऐसे किशोर के बारे में है जिसे तंग किया जाता है और जो अपने सहपाठियों से बदला लेने के लिए मौत के मुंह से वापस आता है। यह फिल्म मई 2009 में रिलीज हुई थी। 2010 में वह डॉक्टर हू के एक एपिसोड में थे। 6 हॉपर ने BBC सीरीज मर्लिन में सर पर्सिवल की भूमिका निभाई। वह 2010 में तीसरे सीजन में सीरीज में शामिल हुए और अगले 2 सीजन के लिए नियमित रहे। 2012 में मर्लिन समाप्त होने के बाद उन्होंने 2012 में गुड कॉप में अभिनय किया। 2013 में हॉपर ने कोल्ड में अभिनय किया, जिसका निर्देशन और लेखन उनके मर्लिन सहकलाकार इयोन मैकेन ने किया। फिल्म को बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में लेपर्ड के रूप में रिलीज किया गया था। 2014 में हॉपर ने नॉर्थमेन ए वाइकिंग सागा में असबजर्न के रूप में अभिनय किया। 9
हॉपर स्टारज सीरीज ब्लैक सेल्स में शामिल होने वाले पहले अभिनेता बने, जिसमें उन्होंने बिली बोन्स का किरदार निभाया था। यह समुद्री डाकू ड्रामा रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की ट्रेजर आइलैंड का प्रीक्वल है। 10. हॉपर ने जानबूझकर बोन्स की भूमिका एक निस्वार्थ व्यक्ति, अपने दल की देखभाल करने वाले के रूप में निभाने का फैसला किया, यह मानते हुए कि ब्लैक सेल्स और ट्रेजर आइलैंड के बीच के समय में यह किरदार नाटकीय रूप से बदल गया होगा। 11. इस शो की शूटिंग दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। 12. 2016 में हॉपर थ्रिलर किल रेशियो और बारबेरियन राइजिंग के एक एपिसोड में दिखाई दिए। 13. 14. अगले वर्ष वह HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 7 में डिकॉन टार्ली के रूप में शामिल हुए। उन्होंने फ्रेडी स्ट्रोमा की जगह ली, जो पहले सीजन 6 में भूमिका में दिखाई दिए थे। 15. 2018 में हॉपर एमी शूमर के साथ आई फील प्रिटी में दिखाई दिए। 16. 2019 में हॉपर द अम्ब्रेला एकेडमी में लूथर हरग्रीव्स के रूप में दिखाई दिए। 17. भूमिका के लिए हॉपर ने सही लुक हासिल करने के लिए एक मसल सूट पहना और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया। 18. हॉपर 2020 की फिल्म SAS रेड नोटिस में दिखाई दिए। मार्च 2019 में वह हिटमैन की वाइफ के बॉडीगार्ड के कलाकारों में शामिल हो गए, जो 2021 में रिलीज हुई। 19. हॉपर ने नेटफ्लिक्स फिल्म लव इन द विला में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 1 सितंबर 2022 को हुआ। 20. 2021 में उन्होंने कैप्टन अल्बर्ट वेस्कर, स्टार्स के नेता और रेसिडेंट ईविल वेलकम टू रेकून सिटी के द्वितीयक प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय किया। लोकप्रिय रेसिडेंट ईविल फ्रेंचाइजी की शुरुआती कहानियों के रूपांतरण में इसमें हवेली की घटना, रेकून पुलिस स्टेशन पर हमला और पहले प्लेस्टेशन गेम से रेकून सिटी पर बमबारी के तत्व शामिल थे। 21. उन्होंने फिल्म के स्वागत के बारे में एक साक्षात्कार में बताते हुए भूमिका में लौटने में रुचि व्यक्त की है। मैं निश्चित रूप से वापस जाने और अल्बर्ट वेस्कर को फिर से खेलने की उम्मीद करता हूं। यह एक तरह से समाप्त हुआ जहां मैं ऐसा था, ओह, मैं इस आदमी की आदत डाल सकता हूं। व्यक्तिगत जीवन। हॉपर ने 2014 में अभिनेत्री लॉरा हिगिंस से शादी की। 14. 23. उनका एक बेटा और एक बेटी है। रूथ बैरेट, जन्म 1976, एक ब्रिटिश फिल्म स्कोर संगीतकार है। एक उनके फिल्म स्कोर क्रेडिट में हैरी ब्राउन, 2 एक 28 के और सिटी ऑफ टिनी लाइट्स शामिल है। उनके टेलीविजन स्कोर क्रेडिट में द सिस्टर, ब्लडलैंड्स, बॉडीगार्ड, 3 द डुरेल्स, 4 कोलेटरल, लिगेसी, 5 लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और विक्टोरिया शामिल है। 6. 7 विक्टोरिया में उनके काम के लिए बैरेट को एक श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट संगीत रचना के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और करियर। बैरेट का जन्म 1976 में लंदन के रोहेम्पटन में हुआ था। 1970 के दशक के अमेरिकी टेलीविजन शो के 1980 के दशक के पुनः प्रसारण को देखते हुए उन्हें बहुत कम उम्र में ही फिल्म और टेलीविजन संगीत में रुचि हो गई थी। वह 1978 की द इनक्रेडिबल हल्क, क्वीन की 1980 की फ्लैश गॉर्डन साउंड ट्रैक और 1980 के दशक में प्रसारित कई विज्ञापनों को बचपन की प्रेरणा मानती है, जिन्होंने संगीत में उनकी रुचि जगाई। 8. अपनी किशोरावस्था के आरंभ में ही उन्होंने पियानो शिक्षक और प्रारंभिक मार्गदर्शक निगेल क्राउच के साथ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं तैयार करना शुरू कर दिया था। रूथ ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संगीत का अध्ययन किया और फिर लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में संगीत रचना का अध्ययन किया। 9. उन्होंने विज्ञापन पिचों के लिए संगीत रचना करके टेलीविजन उद्योग में प्रवेश किया। उनकी पहली पूर्णकालिक भूमिका ITV के पोस्ट प्रोडक्शन में थी, जिससे उन्हें निर्माताओं और निर्देशकों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाने का मौका मिला, साथ ही वृत्तचित्रों के लिए संगीत रचना का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त हुआ। बैरेट की मुलाकात अपने भावी पति, ध्वनि इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक संगीत प्रेमी, संगीतकार और सिंथेसाइजर के सुपरगीक
रस्किन विलियमसन से भी वहीं काम करते हुए हुई। 8. आईटीवी छोड़ने के बाद उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम स्टूडियोज में फ्रीलांस काम किया, जहां उन्होंने अपने भावी गुरु और सहयोगी मार्टिन फिप्स के साथ काम करना शुरू किया। इससे उन्हें अपने उद्योग के अनुभव को आगे बढ़ाने, अपने संपर्क विकसित करने और अपने पहले ड्रामा स्कोर के लिए सीधे कमीशन प्राप्त करने का अवसर मिला। का अमेरिकी फिल्म निर्देशक है। एक्शन और थ्रिलर शैलियों में अपने काम के लिए जाने जाने वाले उन्हें मूल रूप से संगीत वीडियो के निर्देशक के रूप में जाना जाता था और उन्होंने 1998 में द रिप्लेसमेंट किलर्स के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी महत्वपूर्ण सफलता 2001 की क्राइम थ्रिलर ट्रेनिंग डे थी, जिसने उत्कृष्ट निर्देशक के लिए ब्लैक रील पुरस्कार जीता। उनकी बाद की फिल्मों में टीयर्स ऑफ द सन 2003, किंग आर्थर 2004, शूटर 2007, ब्रुकलिन फाइनेस्ट 2009, ओलंपस हैज फॉलन 2013, साउथपॉ 2015, द मैग्निफिसेंट सेवन 2016 और द इक्वलाइजर ट्रिलॉजी 2014 से 2023 शामिल है, जिसमें से पहली फिल्म के साथ उन्होंने मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट निर्देशन के लिए नाक इमेज अवार्ड अर्जित किया। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वृत्तचित्रों अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन नाइटमेयर 2018, व्हाट्स माय नेम, मोहम्मद अली 2019 और 2022 हुलू वृत्तचित्र श्रृंखला लिगेसी, द ट्रू स्टोरी ऑफ द एले लेकर्स का भी निर्देशन किया, जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट वृत्तचित्र श्रृंखला के लिए स्पोर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। 3. प्रारंभिक जीवन। फुकवा का जन्म पिट्सबर्ग में कार्लोस और मैरी फुकवा के घर हुआ था। उन्होंने 1983 में टेलर एल्डरडाइस हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4. फिल्म निर्माण और संगीत वीडियो में आने से पहले फुकवा ने सेना में जेट उड़ाने की आशा के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 5. फुकवा ने पटकथा लेखक शिनोबु हाशिमोतो, जो अकीरा कुरोसावा के लगातार सहयोगी रहे हैं, को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके लेखन ने पिट्सबर्ग के एक यहूदी बस्ती में रहने वाले लड़के को प्रभावित किया। शिनोबु हाशिमोतो का लेखन बहुत ही सुंदर, काव्यात्मक, शक्तिशाली और हृदय विदारक था। यह न्याय के बारे में था, बलिदान के बारे में था और इसने मुझे भी उन लोगों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। मैं एक कठिन क्षेत्र से आया था और गरीब लोगों को नीचे धकेले जाते देखने का मेरा अपना अनुभव था। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास शक्ति हो, वह आकर दूसरों से छीन लेता था। 6. फुकवा ने बाद में कहा कि हिंसा के उनके अनुभव ने उनकी किशोरावस्था को आकार दिया तथा उनके करियर के अंतिम चुनाव में भूमिका निभाई। मेरा पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब 15 साल की उम्र में मुझे गोली लग गई। इसने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे सड़कों पर कम घूमने और ज्यादा फिल्में देखने जाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह की चीजें जिंदगी और अपने आसपास के लोगों के प्रति बेहतर समझ पैदा करने के लिए एक चेतावनी होती है। उस पल से मैंने अपनी सारी ऊर्जा उस चीज में लगा दी जिस पर मेरा विश्वास था, और उस समय यह बास्केटबॉल और खेलकूद था। इससे मुझे एक स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद एक प्रोफेसर ने कहा कि मुझे एक कला कक्षा लेनी चाहिए। मुझे कारवागियो नाम के एक कलाकार से प्यार हो गया। 7. आजीविका। फुकवा ने अपने करियर की शुरुआत टोनी ब्रेक्सटन, स्टीवी वंडर और प्रिंस जैसे लोकप्रिय कलाकारों के लिए संगीत वीडियो निर्देशन से की थी। उन्होंने कूलियो के वीडियो गैंगस्टार्स पैराडाइज में मिशेल फिफर का निर्देशन किया था, जिसका इस्तेमाल जेरी ब्रुकहाइमर की सफल फिल्म डेंजरस माइंड्स के प्रचार के लिए किया गया था। फिल्म बहुत हिट हुई और जेरी ब्रुकहाइमर ने मुझे इसका बहुत सारा श्रेय दिया क्योंकि उन्होंने मेरे संगीत वीडियो का इस्तेमाल किया था। विडंबना यह थी कि लोगों को लगा कि मैं नया फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक हूं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मैं पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया का रहने वाला हूं। इसलिए मैं कमरे में जाता और लोग सचमुच मुझसे कॉफी लाने के लिए कहते और मैं कहता, नहीं नहीं, मैं निर्देशक हूं, और मुझे उनके चेहरे देखना बहुत अच्छा लगता था। यह बहुत मजेदार था। 7. 1998 के बाद से
फुकुआ ने मुख्य रूप से एक फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। टाइम पत्रिका के लिए एक श्रद्धांजलि लेख में फुकुआ ने एक फिल्म निर्माता के रूप में कुरोसावा के प्रति अपने शुरुआती सम्मान और फिल्म निर्माण के प्रति उनके दृष्टिकोण पर कुरोसावा के प्रभाव को व्यक्त करते हुए कहा, पटकथा लेखक हाशिमोतो का अकीरा कुरोसावा और हिदेओ ओगुनी के साथ काम करना बहुत ही सुंदर, काव्यात्मक, शक्तिशाली और हृदय विदारक था। यह सब न्याय के बारे में था, यह सब बलिदान के बारे में था, और इसने मुझे उन लोगों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। 6. उनकी पहली फीचर फिल्में जॉन वू निर्मित एक्शन फिल्म द रिप्लेसमेंट किलर्स 1998 थी, जिसमें चाओ यून फैट ने अभिनय किया था, और जेमी फॉक्स अभिनीत एक्शन कॉमेडी बैट 2000 थी। इसके बाद उन्होंने क्राइम थ्रिलर ट्रेनिंग डे 2001 का निर्देशन किया, जिसके लिए स्टार डेनजल वाशिंगटन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। उनकी अगली फिल्में एक्शन व ड्रामा टीयर्स ऑफ द सन 2003, आर्थरियन लीजेंड फिल्म किंग आर्थर 2004, षड्यंत्र एक्शन थ्रिलर शूटर 2007, क्राइम फिल्म ब्रुकलिन फाइनेस्ट 2009 और एक्शन थ्रिलर ओलंपस हैज फॉलन 2013 और द इक्वलाइजर 2014 थीं, जिनमें से बाद में फिर से डेंजल वाशिंगटन के साथ फुकुआ की जोड़ी थी। 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फुकुआ। उन्होंने वेस्ली स्नेप्स के साथ कॉमिक बुक मिनी सीरीज आफ्टर डार्क का सहनिर्माण किया, जिसे पीटर मिलिगन ने लिखा था और जेफ नेंट्रुप ने चित्रित किया था। 10. उन्हें टुपैक शकूर की आधिकारिक बायोपिक 11 निर्देशित करने के लिए स्लेट किया गया था, लेकिन फुकुआ को रैपर एमिनेम की दूसरी फीचर फिल्म साउथ पॉ 2015 निर्देशित करने की अनुमति देने के लिए परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। 12. बाद में एमिनेम ने अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साउथ पॉ को छोड़ दिया। 13. और उनकी जगह जेक गिलेनहाल को लिया गया। 14. फुकुआ की 2016 की फिल्म द मैग्निफिसेंट सेवन 1960 की इसी नाम की क्लासिक वेस्टर्न फिल्म का रीमेक थी, जो खुद कुरोसावा की 1954 की फिल्म सेवन समुराई का अमेरिकी रीमेक थी। डेनजल वाशिंगटन ने सैम चिसोल्म की मुख्य भूमिका निभाई है। 15. 2018 की शुरुआत में फुकुआ ने फॉक्स मेडिकल ड्रामा सीरीज द रेजिडेंट के कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। 2018 की गर्मियों में उनकी थ्रिलर सीक्वल द इक्वलाइजर 2 2018 रिलीज हुई, जिसमें डेंजल वाशिंगटन मुख्य भूमिका में लौटे। जून 2021 में फुकुआ की साइंस फिक्शन फिल्म इन्फिनिट रिलीज हुई, जिसमें मार्क वाहलबर्ग और चिवेटेल इजियोफोर ने अभिनय किया। 2021 में फुकुआ और अभिनेता विल स्मिथ ने घोषणा की कि उनकी आगामी फिल्म एमेंसिपेशन जॉर्जिया में हाल ही में पारित हुए नए मतदान कानून के कारण वहां फिल्माई नहीं जाएगी। स्मिथ और फुकुआ ने एक संयुक्त बयान जारी किया। हम अच्छे विवेक के साथ ऐसी सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकते जो मतदाताओं की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए प्रतिगामी मतदान कानून बनाती है। 3 दिसंबर 2021 को उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील साइन की और अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम बदलकर फुकुआ फिल्म्स से हिल डिस्ट्रिक्ट मीडिया कर दिया। 17 बाद में उन्होंने पैरामाउंट टेलीविजन स्टूडियो और एमटीवी एंटरटेनमेंट स्टूडियो के साथ एक समग्र टेलीविजन डील साइन की। 18 जनवरी 2023 में फुकुआ ने घोषणा की कि उनकी अगली फिल्म परियोजना माइकल होगी, जो माइकल जैक्सन के बारे में एक जीवनी फिल्म होगी, जिसमें जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन मुख्य भूमिका में होंगे और ग्राहम किंग द्वारा निर्मित होगी। 19-20 व्यक्तिगत जीवन 2007 में फुकुआ अपनी पत्नी लेला रोचॉन के साथ। फुकुआ और अभिनेत्री लेला रोचॉन की सगाई 1998 में हुई और 9 अप्रैल 1999 को उनका विवाह हुआ। बेटी एशिया रोचॉन फुकुआ का जन्म 28 जुलाई 2002 को और बेटे ब्रैंडो का जन्म मई 2004 में हुआ। फुकुआ का एक बेटा जैकरी है, जो उनके पिछले रिश्ते से है। उनकी 2 पोतियां भी है और पिट्सबर्ग
पेंसिल्वेनिया से अर्ल पेरी नाम का एक चचेरा भाई भी है। 21 सितंबर 2014 में जब बीबीसी ने उनसे पूछा कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो फुकुआ ने कहा, बिल्कुल। 22 राजनीतिक दृष्टिकोण 16 अक्टूबर 2023 को गाजा युद्ध के बीच एंटोनी फुकुआ ने अन्य 700 उल्लेखनीय हॉलीवुड हस्तियों के साथ इजराइल के समर्थन में एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए। फ्रेडरिक ईओ टॉय, जन्म 26 सितंबर 1967, एक अमेरिकी टेलीविजन निर्देशक और कार्यकारी निर्माता है। टॉय ने टेलीविजन निर्देशक बनने से पहले 5 साल तक एक प्रोडक्शन असिस्टेंट और 15 साल तक एक संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह जे अब्राम्स के लगातार सहयोगी है। उन्होंने एबीसी सीरीज अलियास के कई एपिसोड का निर्देशन, संपादन और निर्माण किया है। 2 और साथ ही फॉक्स साइंस फिक्शन सीरीज फ्रिंज में एक निर्माता और निर्देशक के रूप में भी काम किया है। 2024 में उन्होंने एफएक्स सीरीज शोगुन के पहले सीजन में अपने काम के लिए उत्कृष्ट निर्देशन का एमी पुरस्कार जीता। उन्होंने लॉस्ट, घोस्ट व्हिस्परर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द 4400, मूनलाइट, CSI, NY, चक, द गुड वाइफ, फॉलिंग स्काइज, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, फॉलआउट और अन्य सीरीज के एपिसोड का भी निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा टोये ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा में भाग लिया और BA 3 के साथ स्नातक किया। वह ओपेरा गायक मार्गुएरिट नामारा के परपोते हैं। आजीविका टॉय ने 5 साल प्रोडक्शन असिस्टेंट और 1 दशक एडिटर के रूप में काम करने के बाद टेलीविजन निर्देशन में कदम रखा। एडिटिंग रूम में इस अनुभव ने उन्हें एक स्पष्ट कहानी कहने की ठोस समझ दी, जिसने चक, NBC 2007 से 12 और फ्रिंज, फॉक्स 2008 से 13 जैसी जटिल सीरीज में उनके काम में काफी मदद की। लॉस एंजल्स के मूल निवासी टॉय को अपना पहला स्क्रीन क्रेडिट बिली क्रिस्टल की 1989 की HBO स्पेशल मिडनाइट ट्रेन टू मॉस्को में प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम करते हुए मिला। इससे पहले उन्होंने द एडम्स फैमिली 1991 जैसी फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स में कदम रखा और फिर फॉरेस्ट गंप 1994 और मेन इन ब्लैक 1997 जैसी हिट फिल्मों में असिस्टेंट एडिटर के रूप में काम किया। 4 एक टीवी निर्देशक के रूप में टॉय ने नेटवर्क टीवी एक्शन और साइंस फिक्शन थ्रिलर जैसे अलियास, लॉस्ट और फ्रिंज में काम किया है और द गुड वाइफ जैसे चरित्र समृद्ध नाटकों पर भी काम किया है। नाटक शैलियों के बीच सरगम चलाने का वह अनुभव टॉय के हाल के वर्षों में बहुत काम आया, जिसमें वेस्टवर्ल्ड, स्नोपियर्सर, वॉचमैन और द वॉकिंग डेड जैसी शैली श्रृंखला के एपिसोड निर्देशित किए। 2024 में उनके विपुल आउटपुट में द बॉयज और फॉलआउट शामिल थे। उसी वर्ष टॉय को शोगुन में अपने काम के लिए प्रशंसा मिली, जिसमें उन्होंने एमी विजेता एफएक्स ड्रामा सीरीज के 4 एपिसोड को निर्देशित किया, जिसमें सीजन का समापन ए ड्रीम ऑफ ए ड्रीम भी शामिल था। सीजन के उपांत एपिसोड क्रिम्सन स्काई ने टॉय को उत्कृष्ट निर्देशन के लिए अपना पहला एमी दिलाया। टॉय ने इसके बाद प्राइम वीडियो की प्रीक्वल सीरीज द टर्मिनल लिस्ट, डार्क वुल्फ के पायलट एपिसोड का निर्देशन किया, जिसमें क्रिस प्रैट और टेलर कित्सच ने अभिनय किया। 5 टेलीविजन कार्य 11.22.63 एपिसोड 1.02 द किल फ्लोर, एपिसोड 1.04 द आइज ऑफ टेक्सास, 4400 एपिसोड 3.11 द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू कोलियर, उपनाम एपिसोड 4.13 मंगलवार, एपिसोड 5.02 इंच 1, एपिसोड 5.04 मॉकिंगबर्ड, एपिसोड 5.13 30 सेकंड, एपिसोड 5.16 प्रतिशोध, लगभग मानव, एपिसोड 1.12 बीहोल्डर, अमेरिकी देवता, एपिसोड 2.02 इंच द बेगुलिंग मैन, विश्वास, एपिसोड 1.12 दूसरा मौका, लड़के, एपिसोड 1.04
प्रजाति की महिला। एपिसोड 2.04 दुनिया में ऐसा कुछ नहीं। एपिसोड 4.03 हम लाल झंडा यहीं फहराते रहेंगे। मृत मस्तिष्क। एपिसोड 1.06 पार्टी गठबंधन, जनजातीयता और वफादारी के उत्तरीगन सिद्धांत की ओर नोट्स, प्रस्तावना के रूप में अतीत। एपिसोड 1.07 व्यंजना की शक्ति, अमेरिकी राजनीति में यातना कैसे बहस का विषय बन गई। भाइयों बहनों। एपिसोड 1.06 बच्चों के लिए। एपिसोड 1.10 लाइट द लाइट्स। चक। एपिसोड 1.12 चक बनाम अंडरकवर लवर। एपिसोड 3.05 चक वर्सेस द फर्स्ट क्लास। एपिसोड 3.15 चक बनाम रोल मॉडल्स। एपिसोड 4.17 चक बनाम द फर्स्ट बैंक ऑफ एविल। एपिसोड 5.09 चक बनाम द केप्ट मैन। CSI साइबर। एपिसोड 2.13 द वॉकिंग डेड। बाह में गोली लगने से खून बह रहा है और वह दवा भूल गया है जिससे उसके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिली थी। FBI हताश हो जाती है और रीस से निपटने के लिए HRT, SWAT और सभी उपलब्ध सामरिक कर्मियों को बुलाती है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और उसकी बढ़त उसे दूरी बनाए रखने में मदद करती है। 5 नाम लिखने और 3 और लिखने के बाद रीस समुद्र तट पर एक प्रशिक्षण सत्र की यादें ताज़ा करता है, जहां उसकी स्मृति भ्रम उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे उसके साथ विश्वासघात किया गया था। वह FBI के साथ अपना बिल्ली और चूहे का खेल जारी रखता है, उनसे विस्फोटकों से भरा एक बैग चुराता है और लेयुन को सिर में गोली मारकर उसकी जान बख्श देता है। जब उन्हें पता चलता है कि वह रेडियो संचार सुन रहा है, तो लायुन उसे तोड़ने की कोशिश में उसके साथ दिमागी खेल खेलने की कोशिश करता है, लेकिन एक पिता और विधुर होने के नाते रीस का गुस्सा और दुहक उसे और मजबूत बनाए रखता है। वह लायुन को उसके रास्ते से दूर रहने की धमकी देता है। FBI फिर भी उसका पीछा करती है और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसने घात लगाकर विस्फोटक लगा रखे हैं। विल्सन को धमकाने के बाद, जो उसकी मांगों को सुनने से इनकार करता है, वह एक भूस्खलन का कारण बनता है, जिससे वे दोनों दब जाते हैं। वह बच निकलता है और भागने से पहले विल्सन को जिंदा दफन होने से बचाता है। वह अपने व्यवहार के लिए रिले से माफी मांगता है, जो अब उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर वह कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर एडवर्ड्स से मिलता है, इससे पहले कि वे अपने अगले मिशन की योजना बनाए। 7 विलुप्ति। फ्रेडरिक ईओ टॉय ब्रूक रॉबर्ट्स, 1 जुलाई 2022। सेक्टेफ लॉरेन हार्टले रीस को एक घरेलू आतंकवादी घोषित कर देती है और FBI की सैन डिएगो शाखा हताश होने लगती है। हालांकि भयभीत बुरानेक उन्हें रीस के इरादों का पता लगाने के लिए जरूरी सुराग देता है। उन्हें एक पूंजीकरण तालिका मिलती है, जो न्यूबेलम की सफल बिक्री से पैसा कमाने वाले सभी लोगों का लेखाजोखा है। उन्हें इसमें शामिल शेल कंपनियों का पता चलता है और पता चलता है कि पिलर, हॉवर्ड और कॉक्स रीस के अगले निशाने हैं और वे उसे पकड़ने की एक नई योजना बनाते हैं। इस बीच रीस और एडवर्ड्स तीनों को मारने की अपनी योजना बना रहे हैं। रीस अपने एक निशाने के लिए 2 क्लेमोर माइंस से लैस एक आत्मघाती जैकेट बनाता है। पिलर को पता चलता है कि हार्टले खुद को बचाने के लिए उस पर एक झूठी जांच कर रही है, लेकिन वह रीस के मृत सैनिकों को मारने वाले मिशन के बारे में अपनी बात रखती है। जब वह और कानूनी तुरुप के पत्ते पाने के लिए हॉवर्ड से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो हॉवर्ड भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड्स उसे उसकी पत्नी एन और बेटे TJ के साथ अगवा कर लेता है। रीस एक बार के बाहर कॉक्स को पाता है, उसे वश में करता है और प्रशांत महासागर में डुबोने से पहले उससे और जानकारी के लिए पूछताछ करता है। रीस फिर हॉवर्ड को उसके परिवार के साथ धमकी देता है और कहता है कि या तो वह अकेला मरेगा या वे भी मरेंगे। हॉवर्ड जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है।
आत्मघाती जैकेट पहनता है और पिलर के साथ उड़ जाता है, जो पहले रीस से अपनी जान की भीख मांगता है। लायुन को पता चलता है कि रक्षा विभाग और बदले में हार्टले ने RD 4895 को अधिकृत किया है, जिससे FDA से मंजूरी न मिलने के बावजूद यह प्रयोग वैध हो गया है, और वह यह बात बुरानेक को बताता है, जो इस खुलासे के इर्दगिर्द एक कहानी प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। रीस लायुन से बच निकलता है, जो उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है। बुरानेक कहानी अपने प्रकाशक को भेजने की कोशिश करती है, हालांकि उसका ईमेल नहीं पहुंचता। तभी लोरेन हार्टले बुरानेक से मिलती है, उसे बताती है कि कहानी आधी सच है, और फिर बुरानेक को उसका साक्षात्कार करने का प्रस्ताव देती है। 8 पुनर्ग्रहण सिल्वेन व्हाइट, लिसा लॉन्ग और हेन्ना सेकेंडर, 1 जुलाई 2022। यह जानने के बाद कि हार्टले ने घात अभियान का आदेश दिया था और RD 4895 को मंजूरी दी थी, रीस को अपनी सूची में नवा नाम जोड़ना है, एडवर्ड्स के साथ उस तक पहुंचने के लिए। कहानी प्रकाशित करने से पहले बुरानेक हार्टले का एक और साक्षात्कार लेता है। साक्षात्कार के दौरान बुरानेक हार्टले से यह कबूल करवा लेता है कि उसे पता था कि सील्स को ट्यूमर है, और उसने सीरिया में अभियान के दौरान उन्हें मरने दिया, जिससे उसकी दोषसिद्धि साबित होती है। वे FBI की लॉस एंजल्स शाखा तक पहुंचने में सफल होते हैं, जिसने सैन डिएगो शाखा से मामला अपने हाथ में ले लिया है। लायुन और विल्सन, जो अभी भी रीस से हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, HRT को रीस और हार्टले को पकड़ने के लिए काम पर लगाते हैं, ताकि दोनों को न्याय का सामना करना पड़े। रीस का आखिरी बचा दोस्त, राइफ हेस्टिग्स नाम का एक दक्षिणी अफ्रीकी व्यक्ति, रीस को एक नाव और कुछ सामान देता है, और एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसने अपना पिछला एहसान चुका दिया है और अब वे बराबरी पर है। रीस और एडवर्ड्स इसके बाद कई टेलोस गुर्गों को मार देते हैं, जिन्हें हार्टले ने CID को छोड़कर अपने एजेंडे के लिए रीस को मारने के लिए काम पर रखा था, इससे पहले कि रीस उसकी हवेली में प्रवेश करता है और उसके सुरक्षित कमरे में जाने के लिए हत्या करता है। बुरानेक रीस से हार्टले को छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन वह बदला लेने के लिए बहुत भूखा है। हार्टले आत्महत्या कर लेता है और रीस लायुन के बाद चला जाता है, जो जानता है कि रीस को धोखा दिया गया था, गलत तरीके से पीछा किया गया था और व्यावहारिक रूप से मर चुका है, उसे जाने देता है। दुर्भाग्य से रीस के लिए उसे पता चलता है कि उसकी सूची में एक 10वां नाम भी जुड़ गया है, और बुरानेक की मदद से वह यह जानकर दिल टूट जाता है कि यह एडवर्ड्स है, जो मिशन में शामिल होने की बात स्वीकार करता है। रीस को फिर से वह पल याद आता है जब उसने और उसके परिवार ने उसकी संभावित मौत के बारे में दिल खोलकर बातचीत की थी, एक ऐसा फ्लैशबैक जो पहले कई बार उलझा हुआ था, लेकिन अब उसे अच्छी तरह याद है। फिर वह बिना किसी पछतावे के आखिरी बार टर्मिनल लिस्ट देखता है, और फिर उसे पलटकर लूसी के परिवार का चित्र देखता है, जो उसके नुकसान का शोक मना रहा है। वह उस चित्र को अपने दिल और याददाश्त में बसा लेता है, और फिर हवा के झोंके से उसे समुद्र में उड़ाकर मोजाम्बिक के लिए रवाना हो जाता है। द टर्मिनल लिस्ट डेविड डिगिलियो द्वारा अमेजन प्राइम वीडियो के लिए बनाई गई एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है। यह जैक कार के 2018 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। यह सीरीज एक नेवी सील की कहानी है जो अपने परिवार की हत्या का बदला लेना चाहता है। इसमें क्रिस प्रैट, कॉन्स्टेंस वू, टेलर किट्सच, रिले केओ, अर्लो मर्च और जीन ट्रिपलहॉर्न जैसे कलाकार हैं। टर्मिनल लिस्ट 1 जुलाई 2022 को जारी की गई थी। फरवरी 2023 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 2. आधार: एक गुप्त मिशन पर अमेरिकी नौसेना के सील्स की अपनी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला होने के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर रीस उस घटना की परस्पर विरोधी यादों और अपनी जिम्मेदारी पर सवालों के साथ अपने परिवार के पास घर लौटता है। जैसे जैसे नए सबूत सामने आते हैं, रीस को पता चलता है कि उसके खिलाफ काम कर रही काली ताकतें न केवल उसकी बल्कि
उसके परिजनों की जान को भी खतरे में डाल रही है। कलाकार और पात्र। मुख्य: क्रिस प्रैट, लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स रीस, 8 लड़ाकू तैनाती वाले अमेरिकी नौसेना सील तथा अल्फा प्लाटून, सील टीम 7 और टास्क फोर्स ओडिनस्वोर्ड के ट्रूप कमांडर। कॉन्स्टेंस वू, केटी बुरानेक, वोल्टस्ट्रीम न्यूज की एक अनुभवी युद्ध संवाददाता। टेलर कित्सच, बेन एडवर्ड्स, एक सीआईए ग्राउंड ब्रांच ऑपरेटिव, जो एक पूर्व नेवी सील और जेम्स रीस का पूर्व टीममेट और बीयूडी एस सहपाठी है। रिले केओग, लॉरेन रीस, जेम्स की पत्नी। अर्लो मर्च, लूसी रीस, जेम्स और लॉरेन की बेटी। जीन ट्रिपलहॉर्न, लोरेन हार्टले, अमेरिकी रक्षा सचिव। पुनरावर्ती। निक चिनलुंड, रियर एडमिरल गेराल्ड पिलर, वॉरकॉम के कमांडर। मैथ्यू राउच, कैप्टन लियोनार्ड हॉवर्ड, वॉरकॉम के जज एडवोकेट जनरल। लामोनिका गैरेट, कमांडर बिल कॉक्स के रूप में सील टीम 7 के कमांडर। पैट्रिक श्वार्जनेगर, डोनाल्ड डोनी मिशेल, अल्फा प्लाटून के सबसे युवा सदस्य। जेरेड शॉ, अर्नेस्ट बूजर विकर्स के रूप में अल्फा प्लाटून का एक सदस्य। टाइनर रशिंग, लिज रिले, एक निजी एयरलाइन पायलट और पूर्व अमेरिकी सेना विमानन शाखा वारंट अधिकारी, जिसे 2007 में रीस की टीम द्वारा बचाया गया था जब उसका कियोवा इराक में गोली मार दी गई थी और वह लूसी की गॉडमदर थी। आर्टुरो कास्त्रो, जॉर्डन ग्रॉफ के रूप में वोल्टस्ट्रीम न्यूज में केटी के संपादक। जय कर्टनी, स्टीव हॉर्न, कैपस्टोन इंडस्ट्रीज के सीईओ और अध्यक्ष। पॉल मैकक्रेन, डॉ. माइक टेडेस्को, न्यूबेलम के सीईओ, कैपस्टोन इंडस्ट्रीज की एक फार्मास्यूटिकल सहायक कंपनी। स्टीफन बिशप, रिचर्ड फोंटाना, रक्षा विभाग के अधिकारी और हार्टले के अधीनस्थ। जेडी पार्डो, टोनी लायुन, एक एफबीआई विशेष एजेंट और सैन डिएगो फील्ड ऑफिस के लिए भगोरा टास्क फोर्स के प्रमुख। क्रिस्टीना विडाल, मैकेंजी मैक विल्सन, एक डिप्टी यूएस मार्शल और फ्यूजिटिव टास्क फोर्स में लेयुन की पार्टनर। ड्रू स्टार्की, जूनियर अल्बा, एक एसटीपीडी जासूस और फ्यूजिटिव टास्क फोर्स में लेयुन का अधीनस्थ। एलेक्सिस लाउडर, निकोल डेप्टुला, एक एफबीआई विशेष एजेंट और फ्यूजिटिव टास्क फोर्स में लायुन की अधीनस्थ। हीराम ए मरे, जैक्सन, स्टीव हॉर्न के टेलोस टैक्टिकल में एक सुरक्षा ठेकेदार। गैब्रियल लूना, फ्रेडी स्ट्रेन के रूप में सीजन 2-3 एक पूर्व सील टीम 6 वरिष्ठ प्रमुख और सीआईए ग्राउंड ब्रांच अधिकारी। सार्जेंट मेजर ओटाटके के रूप में मार्टिन सेंसमियर, सीजन 2-4। कोस्टा रोनिन वासिली एड्रेनोव के रूप में सीजन 2-5। एडविन हॉज, सीजन 2-6। कैटलिन बैसेट, सीजन 2-6। अतिथि वॉरेन कोले, एनसीआईएस के विशेष एजेंट जोश होल्डर के रूप में। जस्टिन गार्जा, विशेष युद्ध संचालक प्रथम श्रेणी विक्टर रामिरेज, अल्फा प्लाटून का सदस्य। टॉम अमांडेस, विक कैंपबेल, लॉरेन रीस के पिता। कैथरीन डायर, रेचल कैंपबेल, लॉरेन रीस की मां। मार्को रॉड्रिग्ज, मार्को डेल टोरो, एक मैक्सिकन व्यवसायी और रीसेस का पारिवारिक मित्र। सीन गन, कैपस्टोन इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष, सॉल एग्नोन के रूप में। एलियास रायबर्ग के रूप में कार्स्टन नोरगार्ड, न्यूबेलम फार्मास्यूटिकल्स के संभावित खरीदार। ज्योफ पियर्सन, सीनेटर जो प्रायर के रूप में रक्षा पर सीनेट विनियोजन उपसमिति के सदस्य। मार्को की पत्नी पाओला डेल टोरो के रूप में पेट्रिसिया डी लियोन। रेनाटा फ्रीडमैन, एनी हॉवर्ड, कैप्टन हॉवर्ड की पत्नी। केटी के भाई ब्रायन बुरानेक के रूप में जैक यांग। निकोल स्टीनवेडेल, डेबोरा बुरानेक, केटी की भाभी। नैट बॉयर, ल्यूक मलिक, एफबीआई एचआरटी टीम लीडर। रेमी एडेल के टेरेल टी डेनियल्स, एफबीआई एचआरटी ऑपरेटर। डेरेक फिलिप्स, एफबीआई के वरिष्ठ विशेष एजेंट स्टीफन रामसे। बुच क्लेन, मार्कस बॉयकिन, एक वकील और सॉल एग्नोन का सहयोगी। जैक कार, एड्रियन गोर्डोनिस, कैमियो के रूप में एक मरीन रेडर अनुभवी और टेलोस टैक्टिकल्स में सुरक्षा ठेकेदार। जैक कार, द टर्मिनल लिस्ट के लेखक
और कार्यकारी निर्माता होने के साथ साथ एक पूर्व नेवी सील अधिकारी भी है। अजय जेम्स, मुख्य विशेष युद्ध संचालक कोर्टेस, अल्फा प्लाटून के प्रमुख, सामरिक टीम लीडर और एलसीडीआर जेम्स रीस के सलाहकार। नेवी सील के लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स रीस और उनके 14 सील्स के प्लाटून एक मुखबिर के साथ सीरिया में रासायनिक हथियारों के विशेषज्ञ डॉ. कहानी पर हमला करने के मिशन पर निकलते हैं। हालांकि उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और रीस और उसके दोस्त अर्नेस्ट बूजर विकर्स को छोड़कर पूरी टीम मर जाती है। एनसीआईएस, नौसेना आपराधिक जांच सेवा, रीस से मिशन के बारे में पूछताछ करती है। हालांकि वह देखता है कि कुछ जानकारियां बदल दी गई है, जिससे उसे यह सवाल उठता है कि मिशन के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद वह और बूजर घर के लिए उड़ान भरते हैं। रीस अपने सबसे अच्छे दोस्त, सीआईए एजेंट और पूर्व सील बेन एडवर्ड्स को अपना मिशन बताता है, जो किसी भी तरह की गड़बड़ी को खारिज करता है। रीस अपनी पत्नी और बेटी, लॉरेन और लूसी के पास घर पहुंचता है, लेकिन वे उसकी याददाश्त खो जाने का पता लगाती है। अगले दिन बूजर अपने घर में मृत पाया जाता है, जाहिर तौर पर आत्महत्या करके, लेकिन रीस इस पर यकीन नहीं करता। जब उसे पता चलता है कि सिरदर्द उसे परेशान कर रहा है, तो वह देर रात एमआरआई स्कैन के लिए पास के एक क्लिनिक जाता है, लेकिन 2 आदमी उस पर हमला कर देते हैं और उसके पास उसकी ही बंदूक होती है, जिसे उसने घर में तिजोरी में बंद कर दिया था। अपने परिवार के डर से रीस वापस भागता है, लेकिन उसे यह भयावह सच्चाई पता चलती है कि लॉरेन और लूसी मर चुकी है। 2 एनकोडिंग, एलेन कुरास डेविड डिगिलियो, 1 जुलाई 2022। शोकाकुल रीस, लॉरेन और लूसी की मौत पर गहरा शोक मनाता है। उसके साथ मेक्सिको से उसका दोस्त मार्को डेल टोरो और एक अन्य दोस्त, पूर्व सेना पायलट एलिजाबेथ लिज रिले भी है। अभी भी टूटा हुआ और एकांत की चाहत में रीस उनके इकट्ठा होने के बाद घर चला जाता है। जब खोजी पत्रकार केटी बुरानेक, जो उसके मिशन के बाद उसकी मुलाकात हुई थी, उसे बताती है कि एनसीआईएस एजेंट जोश होल्डर, जो उसका मामला देख रहा है, को रीस के परिवार की मौत में उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है, तो रीस सावधानी बरतने के लिए कदम उठाता है। वह यह भी अनुमान लगाता है कि होल्डर लॉरेन और लूसी की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं तो जरूर शामिल रहा होगा, जिससे उसे पता चलता है कि वह एक घरेलू साजिश में शामिल है। वह लूसी का एक चित्र लेता है, जिसमें उसके परिवार का चित्रण है, और उसके पीछे होल्डर का नाम लिखता है। इस प्रकार अपनी टर्मिनल लिस्ट बनाता है। फिर वह होल्डर की कंप्यूटर फाइलों से जानकारी प्राप्त करने के लिए एडवर्ड्स के साथ काम करने से पहले होल्डर की निगरानी करता है। रक्षा सचिव लोरेन हार्टले एक बार में रीस से मिलती है और उसे विश्वास दिलाती है कि कहानी किसी दूसरे मिशन में मारा गया है और अब वह कोई खतरा नहीं है। रीस के पास अब कोई सुराग नहीं है, लेकिन एडवर्ड्स उसे बताता है कि होल्डर ने उसके बायोमेट्रिक्स चुरा लिए हैं, जिससे पता चलता है कि रीस का शक शायद सही था। इसके बाद रीस होल्डर के अपार्टमेंट में घुस जाता है, उससे पूछताछ करता है और उसके बिस्तर पर उसकी हत्या कर देता है। इसे आत्महत्या का नाटक करने के बाद वह वहां से चला जाता है। 3 समेकन, एमजे बैसेट डैनियल शैटक, 1 जुलाई 2022। कैपस्टोन इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष सॉल एग्नोन, जो इस सूची में दूसरा नाम जोड़ने वाले हैं, रीस बुरानेक से मिलता है और उसे अपने संदेह बताता है। हालांकि बुरानेक इसे खारिज कर देता है और रीस को बताता है कि जिस क्लिनिक में वह गया था, वहां उसके सिर में एक ट्यूमर पाया गया था। आशंकित होने के बावजूद रीस इसे खारिज नहीं करता। फिर उसे पता चलता है कि एक ऑपरेटर, जिसे बाद में एड्रियन गोर्डोनिस के रूप में पहचाना गया, उसका पीछा कर रहा है और वह अपने संभावित हत्यारे को मारने और भागने से पहले उसे चकमा देकर भाग जाता है। बुरानेक को अब यकीन हो गया है कि रीस पूरी तरह से पागल नहीं है, और अगर कोई संबंध है तो वह उसके मिशन और कैपस्टोन के बीच ढूंढने का वादा करता है।
इस बीच कैपस्टोन के सीईओ स्टीव हॉर्न दोपहर के भोजन के दौरान टेलोस सिक्योरिटी के अपने अंगरक्षकों के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। जब वह वापस ऑफिस पहुंचता है तो एग्नोन गोर्डोनिस के असफल मिशन का खुलासा करता है। रीस एडवर्ड्स को एग्नोन के बारे में बताता है और उसका दोस्त एक गोल्फ टूर्नामेंट में अपने नए लक्ष्य का अध्ययन करने जाता है, जहां एग्नोन की मुलाकात न्यूबेलम फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ डॉ. माइक टेडेस्को से होती है। इस बीच रीस एक स्ट्रिप क्लब से मेथाडोन वेफर्स खरीदता है, जो कैरिसोप्रोडोल और अल्प्राजोलम के साथ मेथाडोन कॉकटेल बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। यह मिश्रण मस्तिष्क के श्वसन प्रतिक्रिया संवेदकों को बाधित कर सकता है और सेवन करने वाले का दम घोंट सकता है, जो शराब द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। एग्नोन द्वारा उसके घर में एक पार्टी में शामिल होने और उसे भंग करने के बाद रीस चुपके से अंदर घुस जाता है और उससे पूछताछ करता है, और हॉर्न RD 4895 नामक एक परियोजना और मार्कस बॉयकिन नामक एक वकील के बारे में पता लगाता है, जिसने रीस के परिवार को मारने के लिए सिकारियोस को काम पर रखा था। अपनी सूची में 2 नए नाम जोड़ने के साथ रीस मेथाडोन कॉकटेल का उपयोग एग्नोन को चुपचाप मारने के लिए करता है और फिर अपने अगले मिशनों की योजना बनाता है। 4 अलगाव फ्रेडरिक ईओ टॉय जॉन लोपेज 1 जुलाई 2022। रीस स्नाइपर शॉट की तैयारी के लिए व्योमिंग बैक काउंटी में एक पहाड़ पर चढ़ता है, बॉयकिन को उसकी कार में मार देता है और उसके फोन से डेटा कॉपी करके एडवर्ड्स को भेज देता है। रीस के ट्यूमर के लक्षण, जैसे सिरदर्द और याददाश्त की कमी, उसे लॉरेन और लूसी के अचानक दर्शन करा रहे हैं, लेकिन वह खुद को संभाले रखता है। सैन डिएगो की FBI शाखा रीस को पकड़ने के लिए केस पर काम करती है, जिसके चलते टोनी लेयुन, मैकेंजी मैक विल्सन, जूनियर अल्बा और निकोल डेप्टुला केटी को उसके भाई ब्रायन के बीच हाउस में छुपकर ढूंढा निकालते हैं। वे उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जिद्दी बनी रहती है। उसे डर है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वह यह भी अनुमान लगाती है कि रीस की मृत टुकड़ी को भी ट्यूमर हो सकता है। हॉर्न और टेडेस्को के बीच अनबन है, क्योंकि हॉर्न टेडेस्को की कंपनी बेचना चाहता है, जबकि टेडेस्को बिना किसी ठोस समझौते के इसे बेचने को तैयार नहीं है। एडवर्ड्स रीस के परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार सिकारियो समूह का पता लगाता है। जब रीस और मार्को का सबसे अच्छा सिपाही एक मिशन पर चर्चा करते हैं, तो रीस जिद्दी हो जाता है, क्योंकि वह उसके करीब जाना चाहता है। एडवर्ड्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर समूह को रीस के ट्यूमर के बारे में पता चलता है, जिसे उसने उनसे छिपाने की कोशिश की थी। वह लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दवा लेता है, लेकिन फिर भी सूची में 5वें नाम नवाजस को मारने के मिशन को पूरा करना चाहता है। नवाजस के दल को सफलतापूर्वक मारने के बाद रीस उस आदमी को वश में कर लेता है, उसकी आंतें निकाल देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। फिर वह घर वापस चला जाता है। 5 व्यवधान टकर गेट्स ओलू ओडेबुन्मी और तोलू अवोसिका 1 जुलाई 2022। रीस और रिले हॉर्न को पकड़ने के मिशन की योजना बनाने के लिए एक हैंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका FBI को तोड़ना होगा, जिसे रीस ने पता लगा लिया है कि वह उसे और बुरानेक को वित्तीय जिले के बीचों बीच कैपस्टोन के मुख्यालय में ढूंढ रहा है। हॉर्न और टेडेस्को के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, हालांकि वे कुछ और ही दिखाते हैं। बुरानेक टेडेस्को से RD 4895 के बारे में पूछता है, जो यह अनुमान लगाता है कि शायद यही वजह है कि हॉर्न अपनी कंपनी बेचना चाहता है। फिर वह बुरानेक को RD 4895 के बारे में जानकारी देता है, यह समझाते हुए कि यह एक प्रायोगिक दवा है जो मस्तिष्क पर आघात के एन्कोडिंग को रोककर PTSD को ठीक करने वाली थी। हालांकि हॉर्न ने अचानक परियोजना रोक दी, जिससे उसे यह अनुमान लगाने पर मजबूर होना पड़ा कि कैपस्टोन के CEO ने रीस के दल पर इसका अवैध परीक्षण किया था। हॉर्न टेडेस्को की जासूसी के बारे में जानता है, टेलोस एजेंटों को टेडेस्को और बुरानेक दोनों को मारने के लिए भेजता है।
टेडेस्को की मौत हो जाती है, लेकिन बुरानेक एक को मारने के बाद बच जाता है, लेकिन रीस उसे बचा लेती है, जिसे वह अपनी खोज बताती है। रीस को यह भी पता चलता है कि इसमें कुछ फर्जी कंपनियों के मालिक भी शामिल थे, और जब बुरानेक भ्रम और डर के मारे जानकारी छिपाने की कोशिश करती है, तो रीस उसे धमकाने से पहले उसे चुरा लेता है। अगले दिन उसे एडवर्ड्स से, जिसके साथ वह जानकारी साझा करता है, पता चलता है कि उसके एडमिरल गेराल्ड पिलर, उसके कैप्टन लियोनार्ड हॉवर्ड और उसके कमांडर बिल कॉक्स भी इसमें शामिल थे। क्रोधित और विश्वासघात से ग्रस्त रीस एक विस्फोटक प्रक्षेप्य बनाता है और उसका इस्तेमाल कैपस्टोन इंडस्ट्रीज में हॉर्न पर घात लगाने के लिए करता है, जिससे बुरानेक सहित कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन हॉर्न और उसके अंगरक्षकों को मारकर भागने से पहले वह किसी नागरिक को हताहत नहीं होने देता। 6 क्षणभंगुरता। सिल्वेन व्हाइट मैक्स एडम्स 1 जुलाई 2022। आज के दिन से 2 हफ्ते पहले रीस अपने साससुर से उनकी बेटी और पोती का बदला लेने के लिए मिलने गया था। अब वह पुलिस और एफबीआई से भाग रहा है। रिले को रीस की मानसिक स्थिति की चिंता होने लगती है, लेकिन एडवर्ड्स उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक हो जाएगा। रीस एफबीआई से कुछ दूरी बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी उत्पादन। अप्रैल 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि क्रिस प्रैट अभिनीत श्रृंखला विकास में थी और एक वितरक की तलाश कर रही थी। 7 मई 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि अमेजन प्राइम वीडियो ने श्रृंखला को उतारा और अमेजन स्टूडियो श्रृंखला में प्रोडक्शन स्टूडियो के रूप में शामिल होगा और श्रृंखला एक लेखक कक्ष को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में थी। 8 टेलर किट्सच, 9 कॉन्स्टेंस वू, 10 जीन ट्रिपलहॉर्न, 11 रिले केओआ, 12 और प्रैट के बहनोई पैट्रिक श्वार्ज़नेगर 2021 की शुरुआत में कलाकारों में शामिल होंगे। 13 जून 2021 में लामोनिका गैरेट, एलेक्सिस लाउडर, टॉम अमांडेस, 14 जेडी पार्डो, 15 क्रिस्टीना विडाल मिशेल, जेरेड शॉ, 16 कैथरीन डायर, 17 और रेमी एडेल के आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए, जबकि अर्लो मर्च को एक श्रृंखला के नियमित कलाकार के रूप में लिया गया। 18 जुलाई 2021 में जय कटनी एक आवर्ती भूमिका में शामिल हुए। 19 प्रैट ने इससे पहले 2012 की फिल्म जीरो डार्क 30 में एक नेवी सील का किरदार निभाया था और नेवी सील जेरेड शॉ के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। शॉ नेवी में अपने समय से जैक कैर को जानते थे और उन्होंने किताब की एक शुरुआती कॉपी प्रैट के साथ साझा की थी, जिन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी और अपनी खुद की परियोजनाएं विकसित करने में रुचि रखते थे। कैर ने कहा कि कहानी लिखते समय उनके दिमाग में प्रैट थे और उन्हें निर्देशक के रूप में एंटोनी फुकुआ को पाने की उम्मीद थी। प्रैट अधिकारों के लिए बोली लगाने की जंग में शामिल हो गए, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह फुकुआ के खिलाफ बोली लगा रहे थे, इसलिए उन्होंने परियोजना के विकास में भागीदारी की। 20 द टर्मिनल लिस्ट के लिए मुख्य फोटोग्राफी 9 मार्च 2021 को शुरू हुई। 21 क्रिस प्रैट को प्रति एपिसोड $1.4 मिलियन का भुगतान किया गया था। 1 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो ने दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया, जो मार्च और 2025 के बीच फिल्माया जाएगा। 23 मार्च 2025 में गैब्रियल लूना और मार्टिन सेंसमेयर आवर्ती भूमिकाओं में दूसरे सीजन में शामिल हुए। 4 मई 2025 में कोस्टा रोनिन को दूसरे सीजन के लिए आवर्ती अतिथि भूमिका में लिया गया। 5 जुलाई 2025 में एडविन हॉज और कैटलिन बैसेट दूसरे सीजन के लिए आवर्ती क्षमताओं में कलाकारों में शामिल हुए। 6 मुक्त करना। श्रृंखला का प्रीमियर 1 जुलाई 2022 को हुआ। 24 प्रीक्वल श्रृंखला। मुख्य लेख द टर्मिनल लिस्ट, डार्क वुल्फ। फरवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि बेन एडवर्ड्स पर केंद्रित एक प्रीक्वल श्रृंखला का आदेश दिया गया था और टेलर किट्सच की भूमिका को दोहराते हुए अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित करने के लिए तैयार किया गया था। 2
25 जनवरी 2024 में यह बताया गया कि प्रीक्वल श्रृंखला का शीर्षक द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ होगा, जिसमें प्रैट जेम्स रीस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे। 26 शो का फिल्मांकन 13 मार्च 2024 को शुरू हुआ। 27 यह श्रृंखला 27 अगस्त 2025 को प्रसारित होने वाली है। 28 स्वागत दर्शकों की संख्या। यह श्रृंखला अपने प्रीमियर के 2 सप्ताह के भीतर अमेजन प्राइम की टॉप 10 इंच सूची में नंबर 1 शो थी। 29 टर्मिनल लिस्ट नीलसन चार्ट पर तीसरे नंबर पर आई, जिसके 8 एपिसोड 1.1 बिलियन मिनट तक देखे गए। 30-31 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटेन टोमाटोज पर 58 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इस सीरीज को 40% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.7/10 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, यद्यपि क्रिस प्रैट द टर्मिनल लिस्ट के मिशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इस थ्रिलर की बेरहम कर्कशता बेतुकी है। 32 मेटाक्रिटिक ने 25 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसे 100 में से 40 का भारित औसत स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 33 cinemablend.com ने समीक्षाओं का सारांश देते हुए कहा कि आलोचक इस बात पर सहमत है कि यह सीरीज पूरी तरह से पिताओं के लिए शो शैली की है। 34 टीवी लाइन के डेव नेमेज ने सीरीज की आलोचना करते हुए इसे बेहद गंभीर और निराशाजनक रूप से मूर्खतापूर्ण बताया। उन्होंने सीरीज के कथानक और निर्देशन की आलोचना करते हुए लिखा, एक्शन खूनी है लेकिन रोमांचक नहीं है, और कहानी हैरान करने वाली है लेकिन दिलचस्प नहीं है। बीच-बीच में हमें मीठे पारिवारिक दृश्य और एक काल्पनिक साजिश देखने को मिलती है जो और भी जटिल होती जाती है, लेकिन ज्यादा आकर्षक नहीं। 35 वैरायटी के डैनियल डियरारियो ने इसे एक नीरस, दयनीय कहानी कहा, जिसे 2 घंटे की फिल्म के रूप में देखना मुश्किल होगा, और इसे बेवजह 8 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। 36 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डैन फियनबर्ग ने सीरीज को जरूरत से ज्यादा तैयार बताया। एक किताब के लिए 8 घंटे लग गए, जिसे आसानी से 2 घंटे में रूपांतरित किया जा सकता था। 37 टीवी गाइड के लियाम मैथ्यूज ने श्रृंखला को 10 में से 7 रेटिंग दी, और इसकी तुलना अन्य अमेजन प्राइम वीडियो श्रृंखला बॉश, रीचर और जैक रयान से करते हुए कहा, ये शो एमी का पीछा नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ एक पेचीदा कथानक, कुछ रोमांचकारी एक्शन सेट और एक हल्के जटिल मुख्य चरित्र के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। वे सेवा के सबसे लोकप्रिय और सफल शो में से 3 भी है। प्राइम वीडियो की नवीनतम श्रृंखला द टर्मिनल लिस्ट पितानुकूल बिल को पूरी तरह से फिट करती है। शैली के विनम्र मानकों के अनुसार द टर्मिनल लिस्ट एक बड़ी सफलता है। 38 लेखक जैक कार ने नकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 95% दर्शक रेटिंग, दर्शकों की रेटिंग इसे सार्थक बनाती है। हमने इसे आलोचकों के लिए नहीं बनाया है। उत्पादन अप्रैल 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि क्रिस प्रैट अभिनीत श्रृंखला विकास में थी और एक वितरक की तलाश कर रही थी। 7 मई 2020 की शुरुआत में यह बताया गया कि अमेजन प्राइम वीडियो ने श्रृंखला को उतारा और अमेजन स्टूडियो श्रृंखला में प्रोडक्शन स्टूडियो के रूप में शामिल होगा, और श्रृंखला एक लेखक कक्ष को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में थी। 8 टेलर किटसच, 9 कॉन्स्टेंस वू, 10 जीन ट्रिपलहॉर्न, 11 रिले केओआ, 12 और प्रैट के बहनोई पैट्रिक श्वार्ज़नेगर 2021 की शुरुआत में कलाकारों में शामिल होंगे। 13 जून 2021 में लामोनिका गैरेट, एलेक्सिस लाउडर, टॉम अमांडेस, 14 जेडी पार्डो, 15 क्रिस्टीना विडाल मिशेल, जेरेड शॉ, 16 कैथरीन डायर, 17 और रेमी एडेल के आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए, जबकि अर्लो मर्च को एक श्रृंखला के नियमित कलाकार के रूप में लिया गया। 18 जुलाई 2021 में जय कटनी एक आवर्ती भूमिका में शामिल हुए। 19 प्रैट ने इससे पहले 2012 की फिल्म जीरो डार्क 30 में
एक नेवी सील का किरदार निभाया था और नेवी सील जेरेड शॉ के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। शॉ नेवी में अपने समय से जैक कैर को जानते थे और उन्होंने किताब की एक शुरुआती कॉपी प्रैट के साथ साझा की थी, जिन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी और अपनी खुद की परियोजनाएं विकसित करने में रुचि रखते थे। कैर ने कहा कि कहानी लिखते समय उनके दिमाग में प्रैट थे और उन्हें निर्देशक के रूप में एंटोनी फुकुआ को पाने की उम्मीद थी। प्रैट अधिकारों के लिए बोली लगाने की जंग में शामिल हो गए, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह फुकुआ के खिलाफ बोली लगा रहे थे, इसलिए उन्होंने परियोजना के विकास में भागीदारी की। 20 द टर्मिनल लिस्ट के लिए मुख्य फोटोग्राफी 9 मार्च 2021 को शुरू हुई। 21 क्रिस प्रैट को प्रति एपिसोड $1.4 मिलियन का भुगतान किया गया था। 1 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो ने दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया, जो मार्च और 2025 के बीच फिल्माया जाएगा। 23 मार्च 2025 में गैब्रियल लूना और मार्टिन सेंसमेयर आवर्ती भूमिकाओं में दूसरे सीजन में शामिल हुए। 4 मई 2025 में कोस्टा रोनिन को दूसरे सीजन के लिए आवर्ती अतिथि भूमिका में लिया गया। 5 जुलाई 2025 में एडविन हॉज और कैटलिन बैसेट दूसरे सीजन के लिए आवर्ती क्षमताओं में कलाकारों में शामिल हुए। 6 मुक्त करना श्रृंखला का प्रीमियर 1 जुलाई 2022 को हुआ। 24 प्रीक्वल श्रृंखला मुख्य लेख द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ फरवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि बेन एडवर्ड्स पर केंद्रित एक प्रीक्वल श्रृंखला का आदेश दिया गया था और टेलर कित्सच की भूमिका को दोहराते हुए अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित करने के लिए तैयार किया गया था। 25 जनवरी 2024 में यह बताया गया कि प्रीक्वल श्रृंखला का शीर्षक द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ होगा, जिसमें प्रैट जेम्स रीस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे। 26 शो का फिल्मांकन 13 मार्च 2024 को शुरू हुआ। 27 यह श्रृंखला 27 अगस्त 2025 को प्रसारित होने वाली है। 28 स्वागत दर्शकों की संख्या यह श्रृंखला अपने प्रीमियर के 2 सप्ताह के भीतर अमेजन प्राइम की टॉप 10 इंच सूची में नंबर 1 शो थी। 29 टर्मिनल लिस्ट नीलसन चार्ट पर तीसरे नंबर पर आई, जिसके 8 एपिसोड 1.1 बिलियन मिनट तक देखे गए। 31 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटेन टोमाटोज पर 58 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इस सीरीज को 40% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.7/10 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, यद्यपि क्रिस प्रैट द टर्मिनल लिस्ट के मिशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इस थ्रिलर की बेरहम कर्कशता बेतुकी है। 32 मेटाक्रिटिक ने 25 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसे 100 में से 40 का भारित औसत स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 33 cinemablend.com ने समीक्षाओं का सारांश देते हुए कहा कि आलोचक इस बात पर सहमत है कि यह सीरीज पूरी तरह से पिताओं के लिए शो शैली की है। 34 टीवी लाइन के डेव नेमेज ने सीरीज की आलोचना करते हुए इसे बेहद गंभीर और निराशाजनक रूप से मूर्खतापूर्ण बताया। उन्होंने सीरीज के कथानक और निर्देशन की आलोचना करते हुए लिखा, एक्शन खूनी है लेकिन रोमांचक नहीं है और कहानी हैरान करने वाली है लेकिन दिलचस्प नहीं है। बीच-बीच में हमें मीठे पारिवारिक दृश्य और एक काल्पनिक साजिश देखने को मिलती है जो और भी जटिल होती जाती है, लेकिन ज्यादा आकर्षक नहीं। 35 वैरायटी के डैनियल डियरारियो ने इसे एक नीरस, दयनीय कहानी कहा, जिसे 2 घंटे की फिल्म के रूप में देखना मुश्किल होगा और इसे बेवजह 8 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। 36 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डैन फियनबर्ग ने सीरीज को जरूरत से ज्यादा तैयार बताया। एक किताब के लिए 8 घंटे लग गए, जिसे आसानी से 2 घंटे में रूपांतरित किया जा सकता था। 37 टीवी गाइड के लियाम मैथ्यूज ने श्रृंखला को 10 में से 7 रेटिंग दी और इसकी तुलना अन्य अमेजन प्राइम वीडियो श्रृंखला बॉश,
रीचर और जैक रयान से करते हुए कहा, ये शो एमी का पीछा नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ एक पेचीदा कथानक, कुछ रोमांचकारी एक्शन सेट और एक हल्के जटिल मुख्य चरित्र के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। वे सेवा के सबसे लोकप्रिय और सफल शो में से 3 भी है। प्राइम वीडियो की नवीनतम श्रृंखला द टर्मिनल लिस्ट पितानुकूल बिल को पूरी तरह से फिट करती है। शैली के विनम्र मानकों के अनुसार द टर्मिनल लिस्ट एक बड़ी सफलता है। 38 लेखक जैक कार ने नकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 95% दर्शक रेटिंग, दर्शकों की रेटिंग इसे सार्थक बनाती है। हमने इसे आलोचकों के लिए नहीं बनाया है। तो दोस्तों ये हमें 27 अगस्त 2000 तकरीबन 25 में ये देखने को मिल रही है और इसी महीने की 27 तारीख को ये रिलीज़ होने वाली है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसी सीरीज़ की आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।